एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हम इंसानों के अंदर मोहब्बत की कदर ज़रूर होनी चाहिए। अगर मोहब्बत जायज़ है तो उसे मरते दम तक निभानी चाहिए। कभी मोहब्बत में इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, या मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता। इंसानों के अंदर पैसों की लालच ने मोहब्बत को पैरों तले रोन दिया है। क्या इस ऊंच नीच को छोड़कर क्या हम एक मोहब्बत को अहमियत नहीं दे सकते? आज की कहानी भी इतनी दर्दनाक है कि आपकी आंखों से आंसू निकाल देगी। शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। स्कूल से आते हुए जब मेरी नज़र उस दुकान पर पड़ती तो मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान के तरफ बढ़ने लगते। हमारे मोहल्ले में छोटे से बाजार में खुलने वाली ये दुकान पूरे बाजार में अलग ही नज़र आती थी। उसमें शीशे के दरवाजे लगे हुए थे। बड़ी सी दुकान थी जहाँ फैंसी कपड़े की भरमार थी। एक से बढ़कर एक फैंसी कपड़े सजाए गए थे। बाहर डमी पर बनाए गए कपड़े मेरे दिल के आर पार हो जाती थी और मैं उसके ख्याल में खो जाती थी। काश मैं इन कपड़ों को पहन पाती। यही सोचकर मैं गहरी ठंडी आहें भरती रहती। आज भी सामने लगे नारंगी रंग के सलवार और फैंसी कुर्ते पर मेरी नज़र जो टिकी तो हटने को तैयार नहीं था। मैं अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं पाई। तेज चलती हुई मैं उस दुकान के बाहर खड़ी हो गई जहाँ शीशे से नज़र आने वाली उस डमी के पहने हुए फैंसी कपड़े ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। बड़ी चाहत भरी नज़रों से मैं उस ड्रेस को देख रही थी कि बिल्कुल मेरी सोच से बाहर था। जिस घर से मेरा संबंध था, मैंने आज तक अपने खानदान के अमीर घरों की लड़कियों के उतरे हुए कपड़े पहनकर ही बिताया था। मुझे नहीं याद कि कभी मेरी माँ ने दिवाली रक्षाबंधन पर हमें नया कपड़ा लेकर दिया हो। यही कहती थी कि तुम्हारी बीना मौसी है ना, उनकी लड़कियों का कपड़ा है, तुम्हारी मौसी ने दिया है। कह रही थी कि मेरी बेटी ने ये कपड़ा बस थोड़े हफ्ते ही पहना है, राधा से कह देना ये दिवाली पर पहन लेगी। मैंने अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा बिगाड़ते हुए कहा, मम्मी हम लोगों को भी दिवाली या रक्षाबंधन पर नए कपड़े दिलवा दिया करो, क्योंकि इस बार मुझे नहीं पहनने किसी की भी उतरन। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे कमर पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहने लगी, पैसे पेड़ों पे से नहीं आते, पैसे तेरा बाप बड़ी मेहनत से ईमानदारी से कमा कर लाता है। पूरा दिन बेचारा मेहनत करता है तो बस इतना ही कमा पाता है कि इज्जत की रोटी खा लेते हैं। कम से कम किसी के आगे भीख तो नहीं मांगनी पड़ती। और एक तू है कि तेरे नखरे ख़त्म ही नहीं होते। मैंने कहा, माँ ये भीख नहीं है तो क्या है? कभी मौसी के, कभी चाची के बच्चों के उतरन, कभी मामी के बच्चों की उतरन। हम लोग सिर्फ उतरन पहनने के लिए ही पैदा हुए हैं क्या? मुझे नहीं चाहिए किसी के भी कपड़े। ऐसा करो दोनों छोटी बहनों को दे दो। मैंने राधिका के सारे कपड़े एक तरफ रखे और बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। छोटा सा घर था जहाँ बस 2 ही कमरे थे। कोई मेहमान आता तो आंगन में कुर्सी टेबल लगाकर मेहमानों को बिठाते थे। एक कमरा हम बच्चों का था और एक मेरे माँ बाप का था। मेरे दोनों छोटे भाई बहन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और मैं भी गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ती थी। बस में वापस आते हुए मेरी बस मुझे इस मार्केट में ही उतार देती थी। वहाँ से पैदल मुझे गलियों से होकर अपने घर आना पड़ता था। लेकिन मार्केट से निकलते हुए मेरी नज़रें वहाँ के दुकानों पर टिक जाती थी। भरी ज्वेलरी की दुकान पर तो कभी मेकअप की दुकान पर तो कभी कपड़ों की दुकान पर। जब से ये दुकान खुली थी मैं तो सारी दुकानों को ही भूल गई थी। काफ़ी बड़ी जगह पर दुकान बनी हुई थी जिसके अंदर ज्वेलरी, मेकअप और सारे फैंसी कपड़े। वहाँ पर बहुत सामान था। वह सब जो मेरे ध्यान को वहाँ पर खींच कर ले जाता था। मैं बड़ी चाहत से उस फैंसी कपड़ों को देखा करती थी। शीशे के अंदर की तरफ डमी ने वह फैंसी कपड़े पहने हुए थे और मैं बाहर से ही उस पर हाथ फेर रही थी। अपनी सोच में गुम थी कि अचानक मेरे दुकान में एक आदमी की आवाज़ आई, यहाँ क्या देख रही हो मैडम, अंदर आ जाओ। मैं आपको और भी वैरायटी दिखा देता हूँ। बाहर से देखने से अंदाज़ा थोड़ी होगा, शायद वह उस दुकान का मालिक था। मैंने पलट कर देखा, वह 21-22 साल का लड़का था। काफ़ी हैंडसम भी था। मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी तो नहीं थी। मैं तो बस देख रही थी, अपना दिल खुश कर रही थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, बस मैं तो यूं ही देख रही थी। वह कहने लगा, अंदर आइए, आपको और भी वैरायटी दिखा देता हूँ। मैंने कहा, नहीं मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ये अच्छी लग रही थी। वैसे इस ड्रेस का क्या प्राइस है? मैंने यूं ही पूछ लिया। वह कहने लगा, वैसे तो ये इतना भी महंगा नहीं है, बस 20,000 का है, लेकिन मैं आपको और कम कर दूंगा। ये बात उसने अपनी एक आंख दबाकर मुझे कही थी, लेकिन मेरे पास तो जेब में 1 रुपये भी नहीं थे। मैंने एक ठंडी गहरी सांस भरी और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं फिर कभी आऊँगी। मैं तो अपना जान छुड़वाना चाहती थी। वह हैंडसम लड़का कहने लगा,
आप अंदर तो आइए, मेरे पास और भी वैरायटी के कपड़े हैं और उसके प्राइस भी कम हैं। मेरे दिल में ये लालच आ गई, चलो देख लेने में क्या हर्ज है। ले तो मैं सकती नहीं हूँ, लेकिन देख तो सकती हूँ। चिलमिलाती धूप में बार बार मेरे माथे से पसीना बह रहा था, जिसे मैं हाथ में पकड़े रुमाल से साफ कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं उस दुकान के अंदर दाखिल हुई, एसी की ठंडक ने मुझे अंदर तक बड़ी सुकून दिया था। वह कहने लगा, उफ बड़ी गर्मी है बाहर, आइए मैडम बैठिए। उस वक्त उसकी दुकान पर कोई नहीं था। मैं सामने की कुर्सी पर बैठ गई। वह मुझे अलग अलग तरह के खूबसूरत ड्रेस दिखाने लगा। एक से बढ़कर एक कपड़ा देखकर मेरा जी चाह रहा था कि सारे के सारे खरीद लूं, लेकिन हम गरीबों के पास बस चाहत भरी नजरें ही रह जाती है, ठंडी आहें उस वक्त उन कपड़ों को देखकर भर रही थी। एक से बढ़कर एक फैंसी जोड़े देखकर मैं उनमें ही खोकर रह गई थी। मेरे होश उस वक्त उड़ चुके थे जब हैंडसम लड़के ने एक हरे रंग का फैंसी दुपट्टा मेरे सर पर उड़ा दिया। मैं एकदम चौंक सी गई थी। मेरी उस पर नज़र पड़ते ही वह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, सामने ही शीशा है, देख लो ये रंग कितना जच रहा है तुम पर, बड़ी प्यारी लग रही हैं। मेरी नज़र के सामने लगे शीशे पर नज़र पड़ते ही मुझे अपना हुस्न बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने वह दुपट्टा अपने सर से उतार कर वापस रख दिया। मैंने कहा कि उसकी कीमत क्या है। कहने लगा, आप जितनी भी देंगी मैं चुपचाप रख लूँगा। मैं उसकी बात सुनकर कुछ हैरानी में पड़ गई थी। मैंने कहा, आप मुझे उसकी कीमत बता दीजिए, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ले लूँगी। वह कहने लगा, मत छोड़िए, इस कपड़े को देखकर लगता है ये आपके लिए ही बना है, इसलिए आप जो देंगी मैं चुप से रख लूँगा। मैंने कहा कि अगर मैं मुफ्त में ले जाऊँ तो। मेरी बात पर वह ठहाके लगाकर हंसने लगा और फिर उसने झट से वह कपड़ा पन्नी में डालकर मुझे पकड़ाने लगा। मुझे उसकी ऐसी हरकत पर बहुत हैरानी हो रही थी। उसने तो सच में वही कपड़ा बिन पैसों में मुझे थमाने लगा था। कहने लगा, ले लीजिए, आप जैसी हसीन लड़की के लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट है। ये सुनकर मैंने जल्दी से उसका दिया हुआ गिफ्ट वहीं रखा और दुकान से बाहर निकल गई। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। तेजी से कदम बढ़ाते हुए मैं घर में पहुंची थी। घर आई तो माँ का वही रोज का रोना धोना कि थोड़ा थोड़ा खाना खाया करो, नहीं तो जल्दी से बड़ी हो जाओगी तो मुझे तुम्हारी शादी की भी चिंता सताने लगेगी। मुझे इस खाने से रात का भी गुजारा करना होता है, फिर तुम्हारे पापा आते हैं तो ढंग की चीज़ें नहीं होती। मेरी छोटी बहन स्कूल से वापस आ चुकी थी और माँ खाना खाते टाइम वहीं रोज की तरह सबको लेक्चर दे रही थी कि कम खाया करो। हम 4 बहनें थी और भाई सबसे छोटा था और इस बात का ताना हमें रोज ही अपनी माँ से सुनने को मिलता था। तुम 4 में से कोई एक बड़ा होता तो वह भी तेरे बाप के साथ हाथ बटाता और हमें पैसों के लिए तरसना नहीं पड़ता। मेरी माँ को तो ऐसा लगता था जैसे कि हम अपनी मर्जी से पैदा हुए थे। मेरे पापा का कहना था कि हमेशा इतना ही पाँव फैलाओ जितनी की चादर हो, लेकिन हमारी चादर तो बरसों से ही बड़ी तंग थी। रात को रूखी सूखी खाकर हम सो जाते थे। मैं तो ये सोचती थी कि मेरे पापा के साथ ही मेरे चाचा और मेरे मामा लोग सरकारी दफ्तर में ही काम करते थे, पर पियून थे और उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उनके ही बच्चों का हम उतरना पहनते थे। जबकि मेरे पापा भी एक सरकारी दफ्तर में पियून थे, लेकिन एक मेरे पापा की नौकरी तो ईमानदारी पर ख़त्म हो जाती थी। मजाल है कि कभी अपनी तनख्वाह से 1 रुपया भी ऊपर का लाए हों। मैं माँ से हमेशा कहती थी कि पापा क्यों अपनी नौकरी का फ़ायदा नहीं उठाते। चाचा भी तो नौकरी में हैं, उनके घर में तो ऐसी कोई तंगी नहीं है जैसे हमारे घर में है। मेरी माँ कहती थी, हमें हराम की कमाई नहीं खानी, बस अपनी ज़िंदगी में परेशानी उठा लेनी चाहिए, रिश्वत की कमाई नहीं खानी चाहिए। मेरा दिल चाहता था कि कोई अनहोनी हो जाए या कोई चमत्कार हो जाए, मैं इस घर से निकलकर एक बड़े आलीशान घर में चली जाऊं। और आज उस हैंडसम को देखकर मेरा दिल पहली बार अनजाना सा एहसास जाग उठा था। आज मैं जब घर पहुंची तो सीधा अपने कमरे में चली गई। कुछ उस नौजवान हैंडसम की बातें मेरे अंदर हलचल सी मचा देती थी। कमरे में जाकर पहले तो मैं अपनी दौड़ती भागती धड़कनों को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करने लगी। शीशे के सामने ही मेरी माँ की पुरानी सिंगारदानी मेज पर पड़ा हुआ था। उस पर लगे आईने पर जब मैंने अपना पूरा चेहरा देखा तो उस दिन पहली बार मैं बेहद हसीन लग रही थी। वाकई आज से पहले तो मैंने कभी गौर नहीं किया। मेरा रंग भी एकदम दूध जैसा सफ़ेद था। मेरे नैन नक्श भी तो बड़े प्यारे थे। मेरे खूबसूरती में मेरे बाल तो और ही ज़्यादा 4 चांद लगा रहे थे। मेरे बाल मेरे घुटनों से नीचे थी। बस कमी क्या थी, बस मैं गरीब थी जिसे मैं मार खा जाती थी, वरना मुझ में कोई कमी नहीं थी। अब तो जब भी मैं स्कूल से वापस मार्केट में उतर जाती तो वह हैंडसम नौजवान अपनी दुकान से बाहर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा होता। मैं जल्दी से नज़रें झुकाकर घर आ जाती थी।
मगर एक बार सुबह स्कूल जाते हुए मेरी दोनों बहनें मेरे साथ होती थीं। वह मोहल्ले में ही गवर्नमेंट स्कूल में जाती और मैं बस स्टॉप पर खड़ी अपने बस का इंतज़ार करने लगती। मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी डिग्री मुझे इस गरीबी से दूर कर सकती है। एक दिन मैं यही बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी कि जब मैंने उस हैंडसम नौजवान को देखा, जबकि उस वक्त मार्केट भी बंद था। फिर वह हैंडसम नौजवान इस बस स्टॉप पर क्या कर रहा था। जैसे ही मेरा उसके नज़रों का आमना सामना हुआ, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें हटा ली और उस वक्त मेरी बस भी आ चुकी थी। मैं बस पर सवार हुई तो वह भी मेरे बस में ही बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैंने अपने स्कूल के लिए बस से नीचे उतरी तो वह भी नीचे उतर गया। ये देखकर मैं कुछ घबरा गई थी। वह गली भी बहुत सुनसान थी। थोड़ा दूर जाकर ही स्कूल की लड़कियां नजर आती थीं। जैसे ही मैं बस से उतरी तो वह तेज कदम उठाकर मेरे बराबर में चलने लगा। कहने लगा, मेरा नाम अखिलेश है और जिस दुकान पर मुझे मिला था वो मेरी खुद की अपनी दुकान है। मेरा इरादा तो ज़्यादा पढ़ाई करने की थी, लेकिन 12वीं पढ़ते ही मेरे माँ बाप ने मुझे दुकान पर बैठा दिया। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी। ये सारी डिटेल मुझे क्यों बता रहा था। मैंने कहा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए मैंने कहा, देखिए मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कहने लगा, मैं भी शरीफ घर का लड़का हूँ, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूँ। आपके सिवा कुछ जचता ही नहीं। राधा, मुझ पर यकीन करिए, वह कपड़े मैंने आपके लिए अब तक संभाल रखा है। आप मेरी दुकान पर कब आओगी। मैंने उसे अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा कि वो मेरा पीछा ना करे। ये कहकर मैं तेज कदम बढ़ाती हुई अपने स्कूल की तरफ बढ़ गई। उस दिन मैंने बड़े तसल्ली से सोचा था कि वे लड़का मुझसे मोहब्बत करने लगा है और है भी अमीर और इतनी बड़ी दुकान का मालिक है और मुझे किस्मत इतना अच्छा मौका दे रही है तो मुझे भी अपना किस्मत आजमा लेनी चाहिए। अब जब भी वो मुझे मुस्कुरा कर देखता तो मैं भी मुस्कुराने लगती। धीरे धीरे मेरी उस लड़के से दोस्ती हो गई। मैं जब भी स्कूल से वापस आती तो सीधा उसकी दुकान पर चली जाती। वह पहले सारे ग्राहकों को निपटा देता। जब मैं अकेली उसकी दुकान पर रह जाती तो वह कभी मुझे कान में पहनने के लिए जेवर देता, तो कभी अंगूठी, तो कभी कोई चीज़ मुझे दे देता जिसे मैं अलमारी में छुपा कर रखती थी। उसकी दुकान पर कीमती कॉटन के कढ़ाई वाले कपड़े भी थे। उसकी कीमत 2 से 2,500 रुपये थी। ये एक बार उसने एक खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दे दिया और कहने लगा, ये मेरी तरफ से रख लो। मैंने कहा, मेरे माँ बाप पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी कि आए दिन कहाँ से इतने कपड़े आते हैं। मैंने तो हमेशा ही दूसरों के उतरन पहने हैं। ये कहने के बाद मैं एकदम चुप हो गई। उसे मैं ये नहीं बताना चाहती थी कि मैं हमेशा दूसरों के उतरन पहनती आई हूँ। मेरी अधूरी बात को उसने ही पूरा किया। कहने लगा कि कह देना कि तुम्हारी किसी दोस्त ने तोहफे में दिया है। ये सुनकर मैं खुशी खुशी वे कपड़े लेकर अपने घर चली आई। अब उस लड़के की मेहरबानियां मुझ पर बढ़ने लगी थी। एक बार उसने मेरे हाथ में मोबाइल थमा दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि जो मोबाइल उसने मुझे दिया था वह कम से कम 25-30 हज़ार रुपये से कम नहीं था। कहने लगा, इसे रख लो। मैंने कहा, मैं क्या करूँगी। वह कहने लगा, रात को मुझसे बात किया करना। मैंने वह भी रख लिया। अब ये तो आए दिन ही मुझे गिफ्ट देता और मैं रख लेती। अब मैं उससे फ़ोन पर बातें भी करने लगी थी। उन्हीं बातों के बीच में हमने अपने मोहब्बत का इजहार भी किया था। लेकिन अब वह मुझसे कुछ फरमाइशें भी करने लगा था। कभी कहता कि जो जोड़ा मैंने तुम्हें दिया था वो मुझे पहन कर दिखाओ। कभी कहता कि इस बार मैं तुम्हें फैंसी नाइटी देना चाहता हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। उन 2 महीनों में पहली बार उसने ये फरमाइश की थी। मैंने कहा कि तुम जानते भी हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि बदले में मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकूं। वह कहने लगा, बस जब तुम अकेली घर पर रहा करो तो मुझे बता देना और ये जोड़ा पहनकर मुझे दिखा देना। मैंने कहा, ऐसा कैसे मुमकिन है। कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, कुछ भी करो राधा, बस मुझे तुम अपना पहना हुआ ड्रेस दिखा देना। उसकी ये बात सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी, लेकिन उसकी इच्छा टाल भी नहीं सकती थी। एक बार मेरी माँ मेरी मौसी के घर चली गई थी। घर में छोटी बहन थी। मैंने सोचा कि आज मैं अखिलेश को घर बुला लेती हूँ। मैंने अपनी छोटी बहन को बहाने से उनके दोस्तों के घर भेज दिया और कहा कि 2 घंटे से पहले घर भी मत आना। वह खुशी खुशी चली गई। मैंने फ़ोन करके अखिलेश से कह दिया कि इस वक्त वह अपने घर में बिल्कुल अकेली है। ये सुनना था कि वो मेरे लिए बहुत से कीमती गिफ्ट लेकर घर पहुंचा था। कहने लगा, ये सब तुम्हारे लिए है। जब मैंने वह गिफ्ट वाला पन्नी खोलकर देखा तो उसमें वही ग्रे वाला सूट और नाइटी था। वह देखकर तो मेरी आंखें चमक उठी थी।
वह मुझे खुश देखकर मेरे करीब आकर कहने लगा, जल्दी से पहनकर दिखाओ। मैंने भी वह नाइटी पहन ली। वह देखकर तो अपनी आंखें झपकना भूल गया था। उसने कुछ तस्वीरें मेरे साथ खींचनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा, ये क्यों खींच रहे हो? तो वह कहने लगा, बस मेरे पास ही सुरक्षित रहेगी। उसने एक वीडियो भी बनाई थी जिस पर वो मेरे साथ बहुत पास में खड़ा था। कह रहा था कि बस राधा, ये वीडियो मेरे फ़ोन में ही रहेगा और मेरा जब जी चाहेगा मैं तुम्हें देख लिया करूँगा। मेरी यही मूवी बनाते हुए मेरे बेहद करीब हो चुका था। उस वक्त हम दोनों ही घर में अकेले थे, इसलिए मेरा दिल बुरी तरह से बेचैन भी था। मैंने जल्दी से पीछे हट गई थी। मेरे पीछे हटने पर उसने अपना मोबाइल बंद किया और जेब में रख लिया। वह कहने लगा, राधा, अब तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने कहा, तुम अपना रिश्ता मेरे लिए क्यों नहीं भेज देते? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के असर बदलने लगे थे। कहने लगा, मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं मानेंगे? अखिलेश, मैं तुम्हारे बगैर किसी और की नहीं हो सकती। मेरी माँ मुझसे कह चुकी हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मैं तेरी शादी कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह परेशान हुआ। कहने लगा, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। तुम मेरा इंतजार करना राधा, मैं सबको राजी कर लूँगा। ये कहकर वह रुका नहीं था, जल्दी से वापस चला गया था। थोड़े घंटे के बाद जब मेरी मम्मी घर वापस आई तो वह बड़ी खुशी से उन्होंने मुझे 3 जोड़े कपड़े ला कर दिए जो बिल्कुल नए थे। कहने लगी, तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे लिए कपड़े भेजे हैं। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई थी कि आज मौसी को ये ख्याल कैसे आ गया, वरना तो हमेशा अपनी बेटी राधिका के उतरन ही मुझे भेजा करती थी। उसके बाद जो खबर माँ ने मुझे सुनाई, मेरे होश उड़ गए थे। कहने लगी, तुम्हारी मौसी ने अपने पड़ोस में एक लड़के का रिश्ता मांगा है। ये सुनकर मैंने हैरानी से अपनी माँ को देखा था। उन आंटी का तो बस एक ही बेटा था और वह शादीशुदा था और मुझसे 10 साल बड़ा भी था। मैंने कहा, मम्मी, आंटी का कौन सा बेटा है? रोहन के अलावा? माँ कहने लगी, अरे अपना रोहन ही तो है। माँ की बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। मैंने माँ से कहा कि आप होश में तो है ना? रोहन शादीशुदा है। माँ कहने लगी, अरे उसकी पत्नी तो बड़ी नखरे वाली थी, 4 साल भी टिक ना सकी। रोहन ने उसको डिवोर्स भी दे दी है। उसे सुनकर मैं अपने होश खो बैठी थी, जबकि मैं जानती थी कि उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी। क्योंकि मैं अपनी मौसी के घर जाया करती थी तो उन आंटी के घर भी आना जाना था और मेरी रोहन की पत्नी से भी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी, इसलिए मैं उसकी पत्नी को काफ़ी अच्छे से जानती थी और वह एक बहुत अच्छी औरत थी। मगर आंटी के बच्चे बड़े ही बदतमीज और अकड़ू टाइप के थे। रोहन तो मीना भाभी पर हाथ उठाने भी लगा था। मैंने कहा कि नहीं माँ, मैं किसी हाल में भी रोहन से शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ मेरी बात सुनकर भड़क उठी थी। कहने लगी, अरे रोहन महीने के लाखों रुपए कमाता है। राधा, तुझे तो अपनी किस्मत पर खुश होना चाहिए था। मैंने कहा, नहीं, मैं रोहन से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई थी और रोने लगी थी। रात को जब मैंने अखिलेश को फ़ोन किया ताकि उसे बता सकूं कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं, अखिलेश बस वह जल्द से जल्द अपना रिश्ता भेज दे। अखिलेश का तो फ़ोन ही बन जा रहा था, जबकि वह रोज़ रात को मुझसे बात करता था। आज से पहले उसका फ़ोन कभी बंद नहीं होता था। मैं बेहद परेशान होने लगी थी। अगले ही दिन मैं मार्केट चली गई, लेकिन आज उसकी दुकान पर कोई बुढ़िया सी औरत बैठी हुई थी। शायद अखिलेश की माँ थी, इसलिए मैं मायूस होकर घर लौटी थी। मैंने अखिलेश को बहुत फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बराबर स्विच ऑफ आ रहा था। जब भी उसकी दुकान पर जाती तो अखिलेश की जगह उसके माँ बाप बैठे होते। कुछ देर में वहाँ दुकान के बाहर खड़ी रहती। एक बार मैंने दुकान के अंदर चली गई। वह आदमी कहने लगा, आपको क्या काम है बेटा? रोज़ मैं आपको देख रहा हूँ कि आप दुकान के बाहर थोड़ी देर खड़ी होकर चली जाती हो। मैंने कहा कि मैं आपकी दुकान से एक कपड़ा लेकर गई थी। आपका बेटा उस वक्त यहाँ बैठा रहता था। 500 के नोट का उसके पास चेंज भी नहीं था, इसलिए उसने कहा कि वो मुझे पैसे बाद में दे देगा। मैं रोज़ उसी को देखने आती हूँ ताकि अपने पैसे वापस ले सकूँ। आंटी, वह कब आएगा? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने हैरानी से कहा था, मेरा तो कोई बेटा यहाँ नहीं बैठता। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने कहा कि फिर वह अखिलेश कौन है जो आपसे पहले दुकान पर बैठा करता था? ये सुनकर उस आदमी के चेहरे का असर बदल गया था। कहने लगा, वे लड़का तो मेरा नौकर था। कमबख्त पिछले 2 महीने में उसने 40,000 का सामान मेरे दुकान से गायब कर चुका था। पैसों के अलग से ही उसने हेरा फेरी की थी। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। तुम बताओ कि तुम्हारे कितने पैसे थे, वह मैं दे देता हूँ। मैं क्या बताती, मेरा तो दिमाग ही सोचने पर मजबूर था। मैं बुझे दिल के साथ घर पहुँची तो मेरी माँ बेहद गुस्से में खड़ी थी। मेरे मम्मी पापा घर पर इकट्ठे थे जो अपना सर पकड़े बैठे थे। सामने मेरे चाचा भी मुझे गुस्से से देख रहे थे।
मुझे हैरानी थी, ये सब यहाँ क्यों जमा हो रखे हैं। मेरी माँ आगे बढ़ी और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहने लगी, तुम मर क्यों नहीं गई? ये सब करने से पहले हमारे भरोसे का तूने हमें ये परिणाम दिया है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने क्या किया है। मैंने माँ से कहा, क्या है? ये बात कही थी कि मेरे चाचा ने अपने मोबाइल मेरे सामने रख दिया, जिस पर मेरी और अखिलेश की वीडियो लगी हुई थी। ये देखकर मैं सांस लेना ही भूल गई थी। अखिलेश ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। उसने मेरी और अपनी वीडियो वायरल कर दी थी, मुझे बदनाम करके रख दिया था। मेरी माँ रोने लगी, मुझसे कहने लगी, तूने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था। अखिलेश ने मोहब्बत के नाम पर मुझे बहुत गहरी चोट दी थी। वह तो कहता था मैं उसकी इज्जत हूँ, मेरे खातिर वह सबसे लड़ जाएगा, लेकिन सब झूठ था। 2 दिन के अंदर मेरी शादी रोहन के साथ कर दिया गया। मेरे माँ बाप ने रोहन के आगे हाथ जोड़ा, रोहन के माँ बाप के आगे भी हाथ जोड़ी। मेरी किस्मत में शायद उतरन ही लिखी थी। मेरा पति भी एक उतरन ही था, शादीशुदा मिला। रोहन मुझे हर वक्त कैरेक्टरलेस लड़की ताने देता रहता था। मैंने अपने मुंह पर ताला लगा दिया था। रोहन को जब गुस्सा आता था तो वो मुझे बहुत मारता था। कहता था, न जाने तूने उस लड़के के साथ कितनी बार अपना मुंह काला किया होगा। मेरा जुर्म बस मोहब्बत करना था। मैंने अखिलेश के साथ कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं एक गलत लड़की कहलाने लगी थी। अखिलेश की माँ ने मुझे नौकरानी बनाकर रख लिया था। 2 साल मैंने बहुत बुरी हालत में काटे थे, लेकिन उसके बाद जब गम का पहाड़ मुझ पर टूटा, उसने मेरी जिंदगी और बर्बाद करके रख दी। रोहन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसका इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया गया था। मेरी मनहूसियत से वो मर गया था। उसकी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। फिर से मैं अपने मायके आकर बैठ गई थी। मेरे पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था। मैंने दोबारा से अपनी पढ़ाई पूरी की और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने लगी। मेरी छोटी बहनें शादी के काबिल हो चुकी थीं। दोनों बहनों की मैंने शादी खुद की थी। मेरे माँ बाप मुझसे अब भी बात नहीं करते थे। पापा ने भी अब नौकरी छोड़ चुके थे। मैंने अपने पापा की बहुत सेवा की। ऐसे ही उम्र बिताने लगी थी। दोनों ही बीमार रहने लगे थे। कुछ साल के बाद मेरे माँ बाप भी बारी बारी करके भगवान को प्यारे हो गए थे। वक्त बीतने लगा था। मैंने एक छोटी सी गाड़ी खरीदी थी। अकेले ही घर में रहती थी। एक बार मैं स्कूल से वापस आ रही थी कि जब मेरी नज़र सामने की दुकान पर पड़ी। मैंने अपनी गाड़ी एकदम ब्रेक लगाई थी। सामने कपड़े की दुकान पर वही खड़ा था, आंखों में नज़र का चश्मा लगाए औरतों को कपड़े की वैरायटी दिखा रहा था। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए, गाड़ी पार्क में लगाई और उसकी दुकान पर पहुंच गई। उससे बस एक सवाल पूछना था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मेरी उम्र उस वक्त 40 साल की हो चुकी थी। मैंने एक लंबा चौड़ा साल अकेले बिता दिया था। मुझे देखकर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने मेरा नाम पुकारा था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मुझे तुमसे बस एक सवाल पूछना है। उसने अपनी दुकान पर नौकरानी से कहा कि तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। ये कहकर उसने मुझे दुकान के अंदर जाने का इशारा किया और अपने हाथ में एक छड़ी लेकर लंगड़ाते हुए मेरे साथ दुकान के अंदर बने एक कमरे में आ गया, जो वहाँ पर ऑफिस बना हुआ था। सामने कुर्सी और एक टेबल भी पड़ा हुआ था। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कहने लगा, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने उसे अपने हाथ के इशारे से बोलने से रोक दिया। मैंने कहा, मुझे बैठना नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है। बस तुमसे एक सवाल पूछना है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। बस मोहब्बत ही तो की थी ना तुमसे। अपना नहीं सकते थे तो साफ मना कर देते। मुझे बदनाम क्यों किया? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला अखिलेश? मेरी बात सुनकर कहने लगा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। झूठ तो मेरे माँ बाप ने बोला था। मैंने अपनी शादी की बात जब अपने घर वालों से की थी तो मेरे माँ बाप ने साफ मना कर दिया। वह मेरा रिश्ता कहीं और करना चाहते थे। उस रात मेरे पापा से मेरी बहुत बहस हुई थी। मैं गुस्से से घर से बाहर निकल गया। ये एक्सीडेंट था या फिर मेरे नसीब का खेल था या मेरी बदकिस्मती थी। उसी रात मुझे कुछ गुंडों ने गन पॉइंट पर मेरा मोबाइल, पैसे सब कुछ छीन ले गए थे और मेरी टांग पर गोली मारकर वे आदमी भाग चुके थे। मैं चलने फिरने का मोहताज हो चुका था। इसलिए अब उस दुकान पर मेरे माँ बाप जाने लगे और उन्होंने ही तुमसे झूठ बोला था, इसलिए कि मेरी माँ अपने पसंद की लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती थी और वे हमारी तरह हाई क्लास की लड़की थी जो दहेज में काफ़ी सारे सोने और पैसे दे रहे थे। लेकिन मैं किसी हाल में भी उस लड़की से शादी करना नहीं चाहता था। किस्मत अच्छी थी या बदकिस्मती, वह लड़की शादी वाले दिन ही घर छोड़कर भाग गई थी और इस तरह मेरी शादी भी रुक गई।
इसी वजह से मेरे माँ बाप ने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि तुम एक गरीब घर से भी थी। तुम्हें वे लोग कभी नहीं अपनाना चाहते थे और मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जब तुम्हारी और अपनी वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखी तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने पापा से बहुत कहा कि वो बदनाम हो जाएगी, भगवान के लिए उससे मेरी शादी करवा दो। लेकिन मेरे बाप बाप ने मुझे कमरे में कैद कर दिया जब तक कि मैं खुद से चलने के काबिल नहीं हुआ, और तुम्हारी भी शादी हो गई थी, इसलिए मैं पीछे हट गया था। फिर जब तुम्हारे पति की मृत्यु की खबर मुझे पहुंची तो मैं सोच चुका था कि मैं तुम्हें अपना लूंगा, लेकिन तुम लोग घर छोड़कर जा चुके थे। मुझे बस ये मालूम था कि दिल्ली हो, लेकिन दिल्ली में कहाँ पर रहते हो ये नहीं मालूम था, इसलिए मैं लखनऊ से यहाँ आ गया था। मैंने यहाँ आकर दुकान खोली व काम करना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि कभी तो तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि तुम्हारे इंतजार में एक उम्र बीत जाएगी। बस राधा, मेरा इरादा तुम्हें बदनाम करने का बिल्कुल भी नहीं था। मेरी नीयत में खोट होता तो मैं कब का शादी कर चुका होता। उस वक्त जब हम दोनों कमरे में अकेले थे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत थी, इसलिए इज्जत से अपनाना चाहता था। लेकिन मोबाइल चोरों ने हमें बदनाम कर दिया। अखिलेश की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, आज भी मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ, और वे आज भी मेरे इंतजार में ही था। लेकिन वक्त बहुत आगे बढ़ चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि फैसला क्या करूं। आप लोग बताएं, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अखिलेश के साथ आगे की जिंदगी बितानी चाहिए या नहीं? मुझे आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।